अब जब है कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ ऐसे एंगल थीटा पे एंटर करेगा, देन अब इसमें क्या मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहाँ यूज करते हैं? ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का मैकेनिज्म, ये जो तीन वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फोर्स, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं ना। तो क्या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज एप्लीकेबल फॉर थीटा अदर देन 90 डिग्री? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज एप्लीकेबल, हम जनरली फिंगर्स को ऐसे दिखाते हैं ना, जहां तीनों फिंगर्स क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, क्या मैग्नेटिक फील्ड और ये क्या है, वेलोसिटी, क्या इन दोनों के बीच में ऐसे थीटा पोजीशन में फिंगर्स को दिखाते हैं? इसको 90 डिग्री में यूज करते हैं ना, तब हमारा ये थंब फोर्स का डायरेक्शन डिफाइन करता है, हाँ या ना? तो इसका मतलब जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ, जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई एक एक्यूट एंगल में होगा, then what you have to do, resolve velocity in two components, resolve velocity in two component, one is v cos theta along magnetic field, another one is v sin theta perpendicular to magnetic field। मैंने क्या कहा कि जब वेलोसिटी एक एंगल थीटा पर अपियर करेगा विथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देन रिजॉल्व वेलोसिटी इन टू कंपोनेंट्स, one component as the v cos theta along magnetic field and another component that is v sin theta perpendicular to magnetic field। अब इस कंडीशन में आफ्टर रिजॉल्विंग वेलोसिटी, ब्रिंगिंग वन along magnetic field and keeping other perpendicular to it, यहां जो है आफ्टर रिजोल्यूशन v sin theta will be used, v sin theta will be used perpendicular to magnetic field to define the magnetic force, to define the magnetic force F that is equal to V cross B, or F is VB sin theta into n cap। समझ में आया? तो मेनली हम लोग तो क्रॉस प्रोडक्ट कोई भी एंगल थीटा के लिए कर सकते हैं अपियरिंग बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एंड द पॉसिबल मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल आफ्टर एक्सपीरियंसिंग दैट मैग्नेटिक फोर्स, उसको प्रॉपरली समझने के लिए, उसका लोकस और उसका मैकेनिज्म को समझने के लिए हम मैथमेटिकली तो v क्रॉस b को फॉर थीटा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, कुछ भी हो, हम उसका मैग्नीट्यूड ऑफ f निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। बट हम लोगों का लर्निंग हमेशा डायरेक्ट ये कैलकुलेशन के अलावा मैकेनिज्म सजेस्ट करता है कि हम उसको इस तरह से सीखें कि v को रिजॉल्व करेंगे, एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आएगा इस v cos थीटा, दूसरा v sin थीटा, और ये v sin थीटा ही वो कंपोनेंट है जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल काउंट होना चाहिए इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ रहे हो कि नहीं? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग b और v हमेशा परपेंडिकुलर लेना है, सो दैट द थंब कैन डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है,
तो यहां जब हम v को रिजॉल्व कर लेते हैं तो जो v का कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आता है, उस डायरेक्शन को हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में अप्लाई करते हैं टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। डायरेक्ट अवेलेबल या गिवन v को फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में तब तक नहीं लगाते हैं जब तक कि वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ शुरू से ही परपेंडिकुलर अगर ना हो तो। समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं? হ্যাঁ, রাইট হ্যান্ড রুল ইজ অ্যাপ্লিকেবল ফর নেগেটিভ চার্জ পার্টিকেল, মানে ইলেকট্রনের জন্য। ঠিক আছে, আমি ওটা এক্সপ্লেন করে দেবো কেন রাইট হ্যান্ড রুলটা এটার এগেনস্টে কি চেঞ্जेस হয়। तो देखो अब अकॉर्डिंग टू दिस ये बी है, ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी है। तो आफ्टर डूइंग दिस रेजोल्यूशन बी इज हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग, वी वर्टिकली ऊपर के तरफ। फिंगर्स को समझ रहे हो पोजीशन? सबका लेफ्ट हैंड करो ऐसे। हाँ, तो अब देखो लेफ्ट हैंड नॉट राइट हैंड, और फिर राइट हैंड ले ले। हाँ ठीक है, तो थंब किधर जा रहा है प्रॉपरली करो, तब नहीं तो गलत हो जाएगा। बी को देखो, बी किधर है? नॉट इनटू द बोर्ड, नॉट इनटू द बोर्ड, अलोंग द हॉरिजॉन्टल ऑन बोर्ड। ठीक है, ये बहुत जरूरी प्रैक्टिस के लिए है, करो। हाँ, अब सबका आ रहा है। तो थंब किधर जा रहा है? इनसाइड, यानी मैग्नेटिक फोर्स अंडर दिस कंडीशन द चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स गोइंग इनवर्ड। तो इस चार्ज पार्टिकल पे जो मैग्नेटिक फोर्स एफ लगेगा वो होगा इनटू द प्लेन। ठीक है, under this condition where I have taken V appearing at an angle theta with magnetic field lines, then what I have to do, I need to resolve velocity in two components, V cos theta along magnetic field and V sin theta will be perpendicular to it. Then V sin theta is need to be used perpendicular to velocity magnetic field such that the left hand thumb will decide the direction of the magnetic force. तो thumb inward जा रहा है, यानी कि magnetic फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पे किधर होगा? इनटू द प्लेन। अब देखो, यानी कि v sin थीटा, अगर मैं इसको xy प्लेन के हिसाब से बात करूं, अगर हमारा बोर्ड xy प्लेन है, z एक्सिस बाहर के तरफ है, तो अंदर कौन है? नेगेटिव z एक्सिस। तो यानी फोर्स किधर जा रहा है? नेगेटिव z एक्सिस के तरफ। फोर्स किधर गया? नेगेटिव z एक्सिस के तरफ। तो यानी कि सर्कुलर मोशन जो परफॉर्म होगा वो कौन सा प्लेन में होगा? ऐसा पूछा जाता है, सवाल दे देगा, कहेगा ये x ये y में, ऑप्शन दे देगा सर्कुलर मोशन इज परफॉर्म्ड इन एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन। बताओ इस सिचुएशन के हिसाब से, अगर मेरा ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, बाहर के तरफ z एक्सिस है, तो हमारा सर्कुलर मोशन का प्लेन कौन सा प्लेन में बन रहा है? फिर वैसा नहीं, यहां तुमको प्रॉपर आंसर करना पड़ेगा यूजिंग द प्लेन। तीन प्लेन है ना, एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, कौन सा प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रहा है? फिर राइट हैंड यूज करती है। हाँ, कौन सा प्लेन हो रहा है? वाई जेड प्लेन। सेंटर ऑफ द सर्कल विल लाई ऑन विच एक्सिस? सेंटर ऑफ द सर्कल अंडर दिस कंडीशन, ये वो कंडीशन है, इसमें इसी में अगर सवाल पूछा जाए, सेंटर ऑफ द सर्कल विल लाई ऑन नेगेटिव जेड एक्सिस। पॉजिटिव जेड एक्सिस बाहर की तरफ है, ऑप्शन वैसे ही होगा, ऑन पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव जेड, नेगेटिव वाई, इस तरह से होगा। नहीं आया? अच्छा, ये जो बीक्यू वी साइन थीटा होता है, बीक्यू वी साइन थीटा appears परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, हाँ या ना? वेलोसिटी ही सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर नहीं लेना है, जो फोर्स बनेगा वो भी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होगा, हाँ या ना? अब देखो, ये जो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वाला जो होता है फोर्स, ये क्या करता है? दिस प्रोवाइड सर्क्यूलर मोशन। ये क्या प्रोवाइड करता है?
सर्क्यूलर मोशन, ये चार्ज पार्टिकल को सर्क्यूलर मोशन प्रोवाइड करेगा. दिस प्रोवाइड्स सर्क्यूलर मोशन टू द चार्ज पार्टिकल. समझ में आया कि नहीं आया? ये चार्ज पार्टिकल को सर्क्यूलर मोशन प्रोवाइड करेगा. सर्कुलर मोशन के बारे में क्या क्या जानते हो बताओ? सर्कुलर मोशन के बारे में क्या क्या जानते हो? क्या क्या जानते हो सर्कुलर मोशन के बारे में? झट झट से एक एक करके पॉइंट बताओ. सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा फोर्स को बोलते हैं? सेंटर की तरफ. रियल होता है या वर्चुअल होता है? वर्चुअल. तुम्हारे हिसाब से सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या अंतर है? यूनिफॉर्म में कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है. अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, वो एक्सेलरेशन कौन सा है? विच एक्सेलरेशन इज कंसिडर्ड इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन छोटा छोटा पॉइंट्स है, याद रखना है. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है, पॉइंट वाइज लिख लो. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है जिसका कांस्टेंट टेंजेंशियल स्पीड होता है. जिस सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट टेंजेंशियल स्पीड होता है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. समझ में आया? कांस्टेंट टेंजेंशियल स्पीड. कभी तुम कांस्टेंट टेंजेंशियल वेलोसिटी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना. वेलोसिटी तो कभी सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि डायरेक्शन लगातार चेंज होगा. तो इसीलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज द वन वेयर पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड, और वो होता है टेंजेंशियल लाइन के अलोंग. अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चूंकि स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब कारण लिखो. अब इसका मतलब लिखो, देयर इज नो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता है, सिर्फ रेडियली इनवर्ड एक्सेलरेशन होता है. ठीक है, सिर्फ रेडियली इनवर्ड एक्सेलरेशन होता है, या उसको तुम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कह सकते हो. और वो कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड होता है. ठीक है, ये बात भी लिख के रखो. इट इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड. रेडियली इनवर्ड एक्सेलरेशन कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड. अच्छा, उसका मैग्नीट्यूड को लिखते हैं कौन फॉर्मूला से? रेडियली इनवर्ड एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड को कौन सा फॉर्म में लिखते हैं? बोलो. सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? विच फॉर्म इज यूज टू राइट डाउन सेंट्रीपिटल फोर्स? mv²/r. m को छोड़ दो, बाकी क्या रहा? v²/r. दिस इज द रेडियली इनवर्ड एक्सेलरेशन. लिख लो, रेडियली इनवर्ड एक्सेलरेशन इज v²/r. ठीक है, चूंकि v हमेशा मैग्नीट्यूड वाइज कांस्टेंट रहता है, इसलिए v²/r भी कांस्टेंट इन वैल्यू. तो यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में क्या क्या बात पता चला? पहला तो है ये कांस्टेंट स्पीड का सर्कुलर मोशन है. इसमें सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होता है, दैट इज रेडियली इनवर्ड. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता है. ठीक है, और वो रेडियली इनवर्ड एक्सेलरेशन को लिखा जाता है v²/r से. ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. दिस आर ऑल अबाउट द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में लिखो. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में लिखो. लिखो, इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन instantaneous tangential speed changes. Magnitude of instantaneous tangential speed changes or varies. ठीक है, ये वेरिएबल होता है. तो चूंकि मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल स्पीड वेरी करता है, इसका मतलब देर आर टू एक्सेलरेशंस. लिख लो, देर आर two accelerations available on the mass. One is radially inward acceleration. One is radially inward acceleration given by v²/r. Another one is tangential acceleration given by the value of
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बराबर dv बाई dt। समझ में आया? dv बाई dt। अच्छा, अब इसमें एक चीज बताओ, ये जो दो एक्सेलरेशन है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक एक्सेलरेशन होता है और वो कांस्टेंट होता है, बताया ना। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये दो जो एक्सेलरेशन है, इसमें क्या दोनों कांस्टेंट होगा या दोनों ही वेरिएबल होगा या कोई एक कांस्टेंट होगा एक वेरिएबल होगा? बताओ। नहीं, इसका दो पॉसिबिलिटी लिखो। पॉसिबिलिटी नंबर 1, इफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दैट इज dv by dt is constant, that is dv by dt is equal to constant. Then radial acceleration will be variable, कारण dv by dt कांस्टेंट है, v कांस्टेंट नहीं है। v का चेंज होने का रफ्तार कांस्टेंट है। मतलब मैं चल रहा हूं 1 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में मैं चला गया 2 मीटर पर सेकेंड, फिर एक सेकेंड बाद मैं चला गया 3 मीटर पर सेकेंड, तो मेरा चेंज जो है वेलोसिटी का पर यूनिट टाइम में बराबर है। तो दैट मीन्स माई एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। वो एक्सेलरेशन टेंजेंशियल जब कांस्टेंट होता है तब भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंक्रीज करता है ना, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो रेडियल एक्सेलरेशन तो उसी वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, हाँ या ना? तो जाहिर सी बात है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने के बावजूद भी रेडियल एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा। पॉसिबिलिटी नंबर 2, if tangential acceleration is variable then also radial acceleration will be variable। यानी कि रेडियल एक्सेलरेशन किसी भी कीमत पर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट नहीं बन सकता है। समझ में आया?